जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे आज भी इतिहास का सबसे अमीर अपराधी माना जाता है। एक ऐसा माफिया जो ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए सबमरीन्स का यूज करता था। एक ऐसा खूंखार डॉन जो लोगों को हमेशा दो चॉइस देता था, या तो उसकी बात को मानो या मौत के गले लग जाओ। ऐसा माफिया जिसे किंग ऑफ कोकेन कहा जाता था। पर कौन है ये माफिया, क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे खूंखार माफिया से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी कहानी आपको अंदर से हिला के रख देगी। कुछ समय पहले हुए हादसे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसमें बॉलीवुड और ड्रग्स को लेकर काफी खबरें आ रही थी। और ये मामला था एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का, जो आज हमारे बीच में नहीं है। वैसे इलीगल ड्रग्स का बिजनेस आज से नहीं बल्कि काफी पुराने समय से चल रहा है, और आज भी कई ड्रग माफिया पूरी दुनिया में अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन आज हम जिस ड्रग माफिया की बात करने जा रहे हैं, उसने करीब 15 सालों तक पूरी दुनिया को ड्रग सप्लाई किया था। और ये तो कुछ भी नहीं, बिजनेस के बीच आने वाले करीब 15,000 लोगों को इसने मार डाला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिना देरी किए हम आपको बता दें, यहाँ बात हो रही है ड्रग माफिया पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया की, जो पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से कुख्यात था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1 दिसंबर साल 1949 से, जब कोलंबिया के रियो नेग्रो में रहने वाले गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कोलंबिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। इसके पिता किसान थे, वहीं इसकी माँ एक टीचर थी। दोनों के 7 बच्चे थे, जिनमें से तीसरे नंबर पर था पाब्लो। घर की आर्थिक स्थिति शुरुआत से ही ठीक नहीं थी। पाब्लो ने बचपन से ही गरीबी देखी और पैसों की तंगी को देखते हुए वो अपनी टीनेज में ही गलत काम करने लग गया। वैसे ऐसा बताया जाता है कि कहीं न कहीं उसके गलत काम को बढ़ावा देने वाली उसकी माँ थी। ऐसा भी बताया जाता है कि एक बार पाब्लो स्कूल में एग्जाम पेपर की चोरी में पकड़ा गया था, और जब पाब्लो की माँ को उसके इस कांड के बारे में पता चला तो उन्होंने पाब्लो को ऐसी सलाह दी जो शायद दुनिया में कोई माँ नहीं दे सकती। पाब्लो की माँ ने उसे कहा कि चोरी करना गलत नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना गलत है। शुरुआत में ही इतनी छूट मिलने के बाद पाब्लो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया, और कुछ समय तक वो रियो नेग्रो में ही रहा। लेकिन आगे चलकर वो मेडेलिन में शिफ्ट हो गया, और यहाँ से उसने क्राइम को अपना करियर बना लिया। ड्रग सप्लाई करने से पहले दोस्तों, उसने कई इलीगल धंधे जैसे गैर कानूनी सिगरेट बेचना, नकली लॉटरी टिकट बेचना, मोटर व्हीकल चोरी करना, इस तरह के कई कामों में वो शामिल हुआ। लेकिन एक बार पुलिस के छापे की वजह से उसे अपने काम को बंद करना पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि उसने अपने जीवन में एक बात ठानी थी कि अगर वो 22 साल की उम्र तक मिलीनियर नहीं बना तो वो खुद को गोली मार लेगा। और ऐसा बताया जाता है कि अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए उसने एक व्यक्ति को किडनैप भी कर लिया था, जिसकी फिरौती में उसने करीब 1 लाख अमेरिकी डॉलर मांगे थे। लेकिन उससे भी उसका टारगेट पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद उसने क्राइम की दुनिया में और आगे कदम बढ़ाया। उसने मेडेलिन के ड्रग माफिया को ज्वाइन किया और ड्रग सप्लाई का काम करने लगा। वो जब इस धंधे में कूदा तो उसने देखा कि भाई इस धंधे में तो बहुत पैसा है, और इस तरह काफी समय तक वो यही काम करता रहा। ऐसी एक दिन उसे कोकेन सप्लाई करने का मौका मिला, लेकिन किसी बात पर पाब्लो की ड्रग डीलर से लड़ाई हो गई, और लड़ाई यहाँ तक बढ़ गई कि पाब्लो ने उसकी हत्या कर दी और वहाँ से कोकेन लेकर फरार हो गया। जिसके बाद उसे पता चला कि असली पैसा तो कोकेन की स्मगलिंग में है। इसके बाद उसने कोकेन स्मगलिंग करने का फैसला किया। पाब्लो शुरुआत से ही तेज दिमाग का था, वो पुलिस को अच्छे से चकमा देना चाहता था। इसी दौरान उसने देखा कि यूएसए में भी कोकेन के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और एक एयर स्ट्रिप को बनाया, जिसका यूज करके वो अमेरिका तक अपना धंधा चलाया करता था। उसके शातिर दिमाग की बात की जाए तो भाई वो प्लेन के टायर्स में कोकेन छिपाकर स्मगलिंग किया करता था। और ये तो कुछ भी नहीं, उसने कोकेन की स्मगलिंग करने के कई अलग अलग तरीके अपनाए। जैसे उसने मछलियों के पेट में कोकेन भर के स्मगलिंग की, और तो और उसने अपने सबमरीन्स भी खरीद लिए थे, और इन सब का यूज करके वो लगभग हर रोज 15 टन तक कोकेन बेच दिया करता था। और अपने इस बिजनेस में वो हर रोज लगभग 400 करोड़ रुपए कमाता था। दोस्तों, आपको बता दें, उसका पहला उसूल था, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें पैसे से माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ होते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा खानदान भी तबाह होगा। यही तो है दोस्तों प्लाटा ओ प्लोमो, यानी सिल्वर और लीड, जिसका मतलब है पैसा या मौत। इस तरह से पाब्लो का स्मगलिंग नेटवर्क हर जगह तेजी से बढ़ता गया, और अगर कोई बड़ा अधिकारी भी उसके धंधे के बीच में आता तो वो उसे पैसे खिला के चुप कर देता। अब ये बात भी सच है कि अगर कोई उसके ऑफर को रिजेक्ट करता तो उसे मौत को गले लगाना पड़ता। आपको बता दें, उसने अपने धंधे के दौरान लगभग 4000 से भी ज्यादा सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतारा था। आपको जान के हैरानी होगी, जो इसके लिए काम करते थे उनको ये लगभग 4 करोड़ रुपए तक देता था। फिर इन सब के अलावा उसे पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। उसके शातिर दिमाग के तो भाई क्या ही कहने। अपने सभी बुरे कामों के साथ उसने कई स्कूल्स, चर्चेज और फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए, और उसके पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि लोग उसे अपना मसीहा माने। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहाँ के लोगों के लिए दोस्तों वो रॉबिन हुड बन चुका था। इन सबसे उसको फायदा ये था कि उसे लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही पुलिस से छिपने के लिए घर भी, और ऐसा ही हुआ। इसे लोगों का सपोर्ट मिला और आगे चलकर वो कोलंबियाई लिबरल पार्टी में भी शामिल हुआ। इसका मतलब ये था कि पाब्लो को अपने लिए प्रोटेक्शन मिल चुकी थी। अब यहाँ तक पाब्लो की लाइफ में सब कुछ मस्त चल रहा था, लेकिन साल 1984 के आसपास के दौर में पाब्लो की लाइफ बदल गई। असल में रॉड्रिगो लारा बोनेला नाम के एक लॉयर और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने पाब्लो की क्रिमिनल हिस्ट्री को सबके सामने रखा। बस फिर क्या था, हार मानकर पाब्लो को पार्टी से रिजाइन देना पड़ा, लेकिन इसकी कीमत रॉड्रिगो को अपनी जान देके चुकानी पड़ी। इसके बाद तो पाब्लो की दरिंदगी बढ़ती गई दोस्तों। इसके शिकार कई नेता लोग भी हुए, जिनमें से एक लुइस गलन भी थे, जिन्हें उनकी रैली के बीचों बीच स्टेज पर गोली मार के मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद पाब्लो ने प्रेसिडेंट कैंडिडेट का मर्डर कर दिया और पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी बम ब्लास्ट कराया, जिसकी वजह
वजह से लगभग 45 लोग की मौत हुई, जबकि करीब 400 लोग घायल हुए। इस तरह से पाब्लो दिन पर दिन अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार करता गया और अपना खौफ लोगों में कायम करता रहा। किसी की जान लेना पाब्लो के लिए जरूरत नहीं बल्कि आदत बन चुकी थी। उसने अपने हिटमैन की एक फोर्स बनाई थी जिसे सिजारियोस का नाम दिया था और इन्हें पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए कहा जाता था। अब यहाँ तक एक मामूली सा सप्लायर एक ऐसा डॉन बन चुका था जो कभी भी किसी को भी टपका सकता था, चाहे उसके सामने कोई जज हो, पॉलिटिशियन हो या फिर कोई अपना ही क्यों ना हो। वो कभी छुप के वार नहीं करता। बम ब्लास्ट और मोटरसाइकिल शूट पाब्लो के तरीके थे जिससे वो अपने दुश्मनों, सरकार और दुनिया भर के लोग के लिए एक मैसेज छोड़ता था। कोलंबिया में पाब्लो ने जमकर अपना हाहाकार मचाया। उसे कोलंबिया में कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन पाप का घड़ा तो भरता ही है। कुछ ऐसा ही इस दरिंदे के संग भी हुआ। अमेरिका पाब्लो के ऊपर एक बड़ा खतरा बन के आया। असल में दोस्तों, अमेरिका और कोलंबिया के बीच एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और इसी के चलते पाब्लो जिंदगी भर अमेरिका की जेल में सड़ सकता था और इससे बचने के लिए उसने सरकार को कई ऑफर भी दिए। वो सरकार का सभी विदेशी कर्ज चुकाने के लिए तैयार हुआ। साल 1991 में उसने अपने आप को सरेंडर भी किया, लेकिन यहाँ पर उसने दो शर्तें रखी, एक ट्रीटी हटाने की और दूसरी वो अपनी जेल खुद बनाएगा। पाब्लो ने अपनी जेल एक आलीशान महल की तरह बनवाई, लेकिन उसके क्राइम अब भी कम नहीं हुए बल्कि वो बढ़ते ही चले गए और आलम कुछ ये था कि कोलंबिया को मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। ऐसे हालात को देखकर सरकार ने एक टास्क फोर्स तैयार की, लेकिन जब फोर्स के दो अफसर उससे मिलने गए तब पाब्लो उनको मारकर वहां से भाग गया, जिसके बाद वो दर बदर भटकता रहा। लेकिन एक दिन अपने बेटे से फोन कॉल पर बात करते हुए पुलिस ने उसको ट्रैक कर लिया, जिसके बाद आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो को मारा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाब्लो की, जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा और कितने पैसे कमाए। इसका सटीक हिसाब आज तक कोई भी लगा नहीं पाया। खैर, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। संग में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।